तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में, जहां हम डिस्कस करेंगे रेलवे न्यू रिक्रूटमेंट 2024-25 के बारे में। इस क्लास में हम एनटीपीसी, एएलपी, आरआरबी, जेई टेक्नीशियंस के रिगार्डिंग जीके जीएस के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, जो संभावनाएं हैं कि आ सकते हैं, उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इस सीरीज का आपको बता दे, हमारा ये 12वां क्लास है। तो जो लोग दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं, वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि हमारा ये क्लास आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। और इसी तरह के क्लास के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे और आपकी तैयारी जो है धीरे धीरे मजबूत होती जाए। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के हमारे सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक ज्योतिबा फूले द्वारा लिखी गई थी? क्या पूछा गया है? वो कौन सी पुस्तक है जो ज्योतिबा फूले द्वारा लिखी गई थी? तो सही आंसर हो जाएगा इसका गुलामगिरी। गुलामगिरी जो है ज्योतिबा फूले द्वारा लिखी गई पुस्तक है। कौन सी? गुलामगिरी। गुलामगिरी जो है ज्योतिबा फूले, गुलामगिरी जो है ज्योतिबा फूले द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इसके अलावा बात करें डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये किसके द्वारा लिखी गई है? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई किताब जो है वो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। विंग्स ऑफ फायर की बात करें, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ए पी जे अब्दुल कलाम। विंग्स ऑफ फायर जो है ए पी जे अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इसके आगे बात करें, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रूथ की बात करें, ये किसके द्वारा लिखी गई है? महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ ये किसके द्वारा लिखी गई है? महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो क्या पूछा गया है? भारतीय संविधान के निम्न में से किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो सही आंसर हो जाएगा भाग 3। भारतीय संविधान के भाग 3 में जो है मौलिक अधिकारों का वर्णन है। और ये कितने अनुच्छेद से आता है? मौलिक अधिकार जो है कितने अनुच्छेद में आता है? तो ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक। मौलिक अधिकार जो है अनुच्छेद 12 से लेके 35 है। और मूलतः क्या है? 6 मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। क्या है? 6, टोटल 6, टोटल 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन है, जो क्या है भाग 3 में आता है। इसमें क्या होता है? समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है। पहले क्या था? पहले 7 मौलिक अधिकार थे। पहले टोटल कितने मौलिक अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार थे। फिर क्या हुआ? 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या किया गया? संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया। संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या किया गया? संविधान संशोधन के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार, 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत संपत्ति का जो अधिकार था उसको मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। उसके बाद कितना बचा? टोटल 6 मौलिक अधिकार, जो किस में आता है? अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक आता है। कौन से भाग में आता है? भाग 3 में आता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है, किस अधिनियम द्वारा नस्ल, धर्म तथा राष्ट्र मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया गया है? क्या पूछा गया है? वो कौन सा अधिनियम है? वो कौन सा अधिनियम है जिसके द्वारा क्या है, आप किसी को भी नस्ल या फिर उसकी धर्म या फिर राष्ट्रीय मूल के आधार पर क्या कर सकते हैं? भेदभाव नहीं कर सकते। तो ये कौन सा अधिनियम है? ये अधिनियम है नागरिक अधिकार अधिनियम। कौन सा है? नागरिक अधिकार अधिनियम के अंतर्गत क्या है, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी
वर्ग के लोगों को नस्ल, धर्म या राष्ट्र मूल के आधार पर क्या किया जाता है, भेदभाव नहीं किया जा सकता है। पहले क्या था, अपरिष्टता के प्रयोग को बढ़ावा देने तथा अपरिष्टता से संबंधित मामलों का जो भी था, मतलब छुआछूत से रिलेटेड जो भी जो दंड थे वो क्या पहले क्या थे 1955 में छुआछूत से रिलेटेड जो भी नियम थे वो 1955 में अस्पृश्यता अधिनियम 1955 के रूप में जाना जाता था। पहले ये क्या जाना जाता था, अस्पृश्यता अधिनियम 1955 अधिनियम 1955 में के रूप में जाना जाता था। बाद में फिर इसका क्या किया 1976 में, कितना में 1976 में इसका नाम बदलकर जो है इसमें व्यापक संशोधन लाकर इसका नाम बदलकर क्या रखा गया, नागरिक अधिकार अधिनियम। क्या नाम रख दिया गया, नागरिक अधिकार अधिनियम 1955। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकटक झील स्थित है। क्या पूछा गया है, लोकटक झील जो है किस राज्य में स्थित है। सही आंसर हो जाएगा मणिपुर। लोकटक झील जो है किस राज्य में स्थित है, मणिपुर में स्थित है। और ये पूर्वोत्तर में जो है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। क्या है, पूर्वोत्तर में मीठे पानी की जो झील है वो सबसे बड़ी झील है। और इसी झील में क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो राष्ट्रीय पार्क है, कौन सा, केबुल केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क जो है इसी झील में है। कौन से झील में, मणिपुर के लोकटक झील में कौन सा राष्ट्रीय पार्क है, केबुल लामजाओ जो है राष्ट्रीय पार्क है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या पूछा गया है, सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। सही आंसर हो जाएगा नर्मदा पर। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है, नर्मदा पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई कितनी है 138.68 मीटर। सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई कितनी है 138.68 मीटर। यह क्या है, भारत का तीसरा सबसे बड़ा ऊंचा बांध है। क्या है, यह भारत का तीसरा सबसे ऊंचा, हाईएस्ट थर्ड हाईएस्ट जो है थर्ड हाईएस्ट जो है बांध है। और प्रधानमंत्री 2017 द्वारा इस बांध को राष्ट्र को समर्पित किया गया था। और ये क्या है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे इलाकों में क्या है, बाढ़ के विस्तार को रोकने के लिए और बिजली उत्पादन के लिए बनाया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि या जल डमरू मध्य ग्रेट निकोबार द्वीप और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच स्थित है। क्या पूछा गया है, कौन सा ग्रेट निकोबार, इसमें क्या है, ये भारत का मैप है थोड़ा, और यहाँ पे क्या है निकोबार आइलैंड है, और यहीं पे क्या है सुमात्रा द्वीप स्थित है। यहाँ पे अंडमान निकोबार ऐसे है और यहाँ पे सुमात्रा द्वीप है। इसी के बीच में जो क्या पूछा गया है कि वो कौन सी जल संधि या जल डमरू मध्य है जो ग्रेट निकोबार द्वीप और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच स्थित है। तो सही आंसर हो जाएगा ग्रैंड चैनल। ग्रैंड चैनल जो है ग्रेट निकोबार द्वीप और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच स्थित है। 10 डिग्री चैनल की बात करें तो ये अंडमान और निकोबार के बीच स्थित है। 10 डिग्री किसके बीच है, अंडमान और निकोबार के बीच स्थित है। 9 डिग्री चैनल की बात करें तो ये मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच स्थित है। किसके बीच, मिनिकॉय मिनिकॉय और लक्षद्वीप के स्थित है। मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच स्थित है। जबकि पाक जलडमरू मध्य, ये तो आपको कल बताया गया था कल की क्लास में कि पाक जलडमरू मध्य जो है रॉबर्ट पाक ने जो है निर्धारित किया था, उसी के नाम पर ये पाक जलडमरू मध्य पड़ा था। ये किसके किसके बीच है, भारत और श्रीलंका के बीच, भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है।
तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया की सुमात्रा के बीच, तो सही आंसर हो जाएगा ग्रैंड चैनल। 10 डिग्री चैनल था अंडमान और निकोबार द्वीप के बीच। 9 डिग्री चैनल था मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच। पाक जल डमरू मध्य है भारत और श्रीलंका के बीच। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, एक विद्युत धारा सदैव एक डैश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। तो विद्युत धारा जो है वो कौन सा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है? सॉरी, मैं तो आंसर ही बता दिया। वो क्या करती है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करती है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। जब भी एक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसमें क्या होता है? एक मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र होता है। इसके कारण क्या होता है? विद्युत चालक जो है आवेशों का गतिमान होता है। उसमें क्या होता है? आवेश जो है वो ट्रेवल करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, जिससे क्या होता है? उसमें क्या होता है? एक चुंबकीय क्षेत्र, जैसे ये विद्युत धारा ये प्रवाहित हो रही है तो इसमें क्या होता है? ऐसे एक चुंबकीय क्षेत्र रहता है, उत्पन्न होता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए को डैश नाम से भी जाना जाता है। तो विटामिन ए को किस नाम से जाना जाता है? विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए को क्या है? रेटिनॉल के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन ए को क्या है? रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है। और विटामिन ए की कमी से क्या होता है? कौन सा रोग होता है विटामिन ए की कमी से? रतौंधी। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग का नाम है रतौंधी। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग का नाम है रतौंधी। विटामिन ए का प्रमुख स्रोत कौन सा है? हरी सब्जियां, गाजर, मछली का तेल, ये सब क्या है? विटामिन ए का मेन सोर्स है, मुख्य स्रोत है। निम्नलिखित में से कौन सी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है? किसी व्यक्ति द्वारा जब भी कोई फैक्ट्री लगाई जाती है या उत्पादन किया जाता है तो उसके अंतर्गत जो उत्पादन की जो सामानें हैं वो क्या होती है? वो स्वामित्व क्या होता है? किसी एक का होता है। उसमें क्या होता है? सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। उसमें क्या होता है? सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। तो इस तरह का जो प्रोडक्शन होता है, इस तरह की जो व्यवस्था अर्थव्यवस्था संचालित होती है उसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होते हैं। इसमें क्या होता है? ना तो सरकार का उसके प्रोडक्शन में कोई हाथ होता है, ना ही क्या होता है उसके इक्विपमेंट्स में, उसका जो उत्पादन करने वाली मशीनें हैं या लागत, उसमें क्या है? कोई भी सरकार का हाथ नहीं होता। वो क्या होता है? पूरा का पूरा किसी व्यक्ति विशेष के लिए होता है, किसी निजी के हाथों में होता है। तो इस व्यवस्था की अर्थव्यवस्था को क्या करते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है, वो है सेवा प्रयोजन। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो विशेषता में नहीं आता वो है सेवा प्रयोजन। इसके अलावा तीनों जो जो है निजी संपत्ति के अधिकार, ये बिल्कुल क्या है? पूंजीवादी में आता है, क्योंकि जो फैक्ट्री में लगाए गए जो इक्विपमेंट्स हैं, जो भी उनका प्रोडक्शन से रिलेटेड इक्विपमेंट्स हैं, चाहे वो फैक्ट्री हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, वो सारा क्या है? निजी संपत्ति का अधिकार में आता है। इसके अलावा अगर दो तीन लोग हैं मार्केट में, तो क्या होता है? उनके बीच में जो प्रोडक्ट क्या होता है? कंपटीशन होता है, प्रतियोगिता होता है, वो भी क्या आता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। और उपभोक्ताओं का चुनाव की स्वतंत्रता, वो भी क्या आता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, माल्थीसियन सिद्धांत किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जनसंख्या से। माल्थीसियन सिद्धांत जो है, माल्थीसियन सिद्धांत किसने निकाला था? थॉमस माल्थस ने निकाला था। थॉमस माल्थस ने जो है वो माल्थीसियन सिद्धांत निकाला था। कब? 18वीं सदी में। कब निकाला था? 18वीं सदी में। और उन्होंने क्या बोला था कि अगर जनसंख्या वृद्धि को नहीं रोका जाएगा तो क्या हो जाएगा? गरीबी और अकाल जो है खाद्य पदार्थ का बढ़ता जाएगा, और उससे क्या होगा? सभी लोगों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। और उन्होंने अपनी पुस्तक किसमें लिखा था? एन ऐसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। किसमें लिखा था ये बात? एन ऐसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में लिखा गया था। क्योंकि जो जनसंख्या का अनुपात होगा वो क्या होगा? पहले 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 4 होगा, फिर 8 होगा। इस तरह क्या है? जनसंख्या का अनुपात बढ़ता रहेगा। और उसी में जो है खाद्य आपूर्ति जो होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 के अनुपात में बढ़ेगा।
इस तरह क्या होगा, जो खाद्य पदार्थों का है अकाल बढ़ता रहेगा और क्या होगा, गरीबी और ज्यादा बढ़ती रहेगी। तो जो हमारा क्वेश्चन था, माथिशियन जो सिद्धांत है वो किसके संबंधित है, तो जनसंख्या से संबंधित है। इन्होंने दिया था, थॉमस माल्थस ने दिया था। कब दिया था, 18वीं सदी में दिया था। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।